गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे चप्पल, जिसके रचनाकार हैं काविटूरी वेंकट नारायण राव। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके जो रचनाकार हैं उनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। दक्षिण भारतीय भाषाओं के रचना संसार में काविटूरी वेंकट नारायण राव एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। क्षेत्रीय परिधि से बाहर आकर भारतीय कथा क्षितिज पर देदीप्यमान नक्षत्र की तरह प्रज्वलित हैं। बाजारवादी, भोगवादी और उपनिवेशवाद का यह जो युग है, हमारा युग, आज का जो युग है, यह जो है ये बाजारवादी, भोगवाद, ये सारी चीज़ें इस युग में ज़्यादा प्रमुख हैं। ये इसी का युग माना जाता है। इस युग में रिश्ते, मानवीयता, उदारता एवं संवेदनशीलता कहीं न कहीं दम तोड़ रही है। ऐसे संक्रमणकालीन एवं संकटकालीन युग में नारायण राव की कहानियाँ रिश्ते को जोड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। नग्न यथार्थवादी जहाँ फन फैलाए डस लेने के लिए खड़ा है, वहीं राव जी की जो रचना है वह संसार में आदर्शवादी की चरम प्रकाष्ठा का वाहक है। तो आइए हम लोग कहानी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। चप्पल कहानी तेलुगु भाषा के चर्चित कहानीकार की एक मर्म स्पर्शी कहानी है, जो एक अति सामान्य व्यक्ति के पुत्र प्रेम एवं उसकी अपनी एकमात्र संतान के गुरु के प्रति समर्पित भक्ति एवं श्रद्धा भाव को प्रदर्शित करती है। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है और साथ ही अपने पुत्र के जो गुरु हैं उनको भी बहुत अधिक सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि वही हैं जो इसको सही राह दिखा रहे हैं और उस व्यक्ति के सपने को पूरा कर रहे हैं जो वो अपने पुत्र के विषय में देख रहा है। कहानी का नायक अपने पुत्र के शिक्षक के प्रति अत्यंत अंधश्रद्धा भक्ति रखता है। यह त्याग एवं बलिदान को प्रदर्शित करने वाली प्रेम की चरम अभिव्यक्ति की कहानी है। प्रेम मिलता ही नहीं है, प्रेम दूर भी करता है। प्रेम सिर्फ मिलाता ही नहीं है, प्रेम दूर भी करता है। प्रेम त्याग की अपेक्षा रखता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति इस चप्पल कहानी में हमें मिलती है। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। दो पुराने चप्पल सामने गिरे, धड़ाम धड़ाम। रंगैया चप्पल सी रहा था। रंगैया कौन है? रंगैया जो है वह एक मोची है। तो चप्पल गिरने की आवाज़ से सिर उठाकर वह चप्पल गिरने की आवाज़ से वह सर उठाकर देखता है। पैर के अंगूठे के नीचे एक चप्पल दबाकर सी रहा था। वह सुई लगी हुई थी, धागे का लच्छा खुला हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा मोची जब चप्पल सिलता है तो पैर के अंगूठे से चप्पल को दबा करके जो सीने वाला हिस्सा है उसको ऊपर उठा करके सुई धागे से सिलता है। तो ये जो वाक्य अभी मैंने पढ़ा उसे देख करके आप लोगों के सामने एक कल्पना उभरती होगी कि मोची चप्पल सी रहा है। उसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एकाएक उसका काम रुक गया। 8 साल का बच्चा रमन सामने दिखाई दिया। वह इसी साल स्कूल में दाखिल हुआ था। रमन कौन? रंगैया का बेटा। क्यों रे रमन, ये चप्पल कहाँ से लाया? बच्चे की ओर घूरते हुए रंगैया ने कहा। रमन के कंधे पर किताबों का बस्ता लटक रहा था। उसमें तेलुगु की पहली पुस्तक, पाटी, पहाड़े की किताबें आदि थीं। ये सब चीज़ें उसे मुफ्त में दी गई थीं। रमन ने बस्ता हाथ में ले लिया। हमारे मास्टर साहब के हैं। मास्टर साहब के? ठीक कराकर जल्दी लाने को कहा है। अपने अंगूठे से ज़मीन पर गोल गोल आकार बनाते हुए रमन ने कहा। जब रंगैया उससे पूछता है कि चप्पल किसका है तो वो बताता है ये चप्पल हमारे मास्टर साहब का है और उन्होंने कहा है कि इसे जल्दी ठीक करवा के ले आना। रंगैया का मुंह एकदम चमक उठा। झुर्रियों
की परतें खुल गई। क्या कहा? मास्टर साहब के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहते हुए उनको हाथ में ले लिया और कहा, ये कैसे चप्पल है तुम्हारे मास्टर साहब के? दादा परदादा के ज़माने के दिख रहे हैं। मतलब वो चप्पल बहुत ही पुराना था। रमण कहता है, मुझे क्या मालूम। अब वहाँ रुकना उसके मर्जी के खिलाफ था। मतलब वो अब वहाँ रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि वो चप्पल देने आया था, उसने चप्पल दे दिया था सिलने के लिए। वे चप्पल इतने ख़राब हैं कि ठीक करना बहुत मुश्किल। चमड़ा तो पूरी तरह से घिस गया है, अंदर के सब गत्ते बाहर निकल आए हैं, उसकी सारी सिलाई टूट फूट चुकी है। रंगैया के शरीर की हड्डियों का ढांचा उसके बगल में पानी का डब्बा रखा हुआ था। इन चप्पलों को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना बेहतर है रे रमन, चप्पल पानी में भिगोते हुए रंगैया ने कहा। रंगैया बताता है कि इस चप्पल को ठीक करने से अच्छा है कि नया चप्पल बना लिए जाए, क्योंकि वो चप्पल बिल्कुल भी ठीक करने के हालत में नहीं थे। मास्टर साहब ने मना किया था बापू, इसी को ठीक कराकर लाने को कहा है, अभी चाहिए, जल्दी, रमन ने कहा। एक काली मोटर धूल उड़ाते हुए आगे को निकल गई। वह उसी की तरफ देखता रह गया। रंगैया चप्पल को बड़े गौर से देख रहा था। सिर झुकाकर चप्पल सीने के बजाय उसे किसी दूसरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वह उसी जगह पर पिछले 50 साल से वही पेशा करता आ रहा था। संसार बहुत कुछ बदल देता है, मगर उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, शाम तक जो कुछ होगा मैं कर दूंगा। तू स्कूल से भाग तो नहीं आया चप्पल के बहाने? बेटे की तरफ कुछ संदेह की दृष्टि से देखते हुए पूछे। नहीं, घंटी हो गई तब आया। ठीक है, तो जा अब। रमन ना हिला न डुला, वहीं खड़ा था। बापू बापू, वह फुसफुसाने लगा। क्या है रे बापू? फिर पहले की तरह बात मुंह के अंदर ही रह गई। क्या है रे, क्या चाहिए? कुछ खींचते हुए रंगैया ने कहा। रंगैया को बात समझने में देर नहीं लगी। वह चाहता क्या है? वह हंसा। सोचा, आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन हुआ था, और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ चल बसी। तब से उसको वह बड़े लाड प्यार से पाल पोस रहा था। रंगैया कभी भी उसका मन नहीं दुखाना चाहता था। क्यों रे, पैसे चाहिए क्या? सिर हिलाकर हामी भर दी रमन ने। उसने बनियान की जेब से चिल्लर निकाला और उसमें से 5 पैसे का सिक्का लेकर बाकी पैसे फिर जेब में डाल लिए। रमन की नज़र उसी 5 पैसे के सिक्के पर गड़ी हुई थी। उसकी आंखों में उतावलापन दिख रहा था। सारी दुनिया उसको 5 पैसे के रूप में दिखने लगी। उससे रहा नहीं गया। झट से अपने बाप के हाथ से वो 5 पैसे छीनकर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते बोला, बापू मैं जा रहा हूँ स्कूल। अरे देख इधर, देख रे रमन। रंगैया ने ज़ोर से पुकारा, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो अपनी खुशी में भागे जा रहा था। बच्चे के हाथ में पैसा धर दिया कि जाने वह किस लोक में पहुंच जाते हैं, रंगैया ने सोचा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से रहता है कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उस पैसे से ये खरीदूँगा। कुछ खाने का चीज़ उनके दिमाग में फिक्स रहती है, मौजूद रहती है कि ये खाने की चीज़ें मुझे खरीदनी। जैसे ही उन्हें पैसा मिलता है या अपनी मनपसंद वस्तु मिलती है तो वो लोग खुशी से उसमें ही लीन हो जाते हैं। रंगैया देर तक उसी तरफ देखता रहा जिधर रमन भागकर चला गया। फिर होश में आया तो उसको हंसी आ गई। उसने गर्व का अनुभव किया कि उसके भी एक बेटा है और वह दूसरे बच्चे की तरह बेकार में वक्त न गवाकर कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा है। उसका मन एकदम पिघल गया और वह पिघले हुआ मन खुशी के आंसू के रूप में गालों में बहने लग गया। रंगैया की सारी आशाएं रमन पर है। वह चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े, बड़ा आदमी बन जाए और उसके कुल वालों में अच्छा नाम कमाए। रमन
की खुशनसीबी थी कि मास्टर साहब अपने यहाँ उसको खाना देकर पढ़ा लिखा रहे थे। उनका ऋण किसी भी रूप में चुकाया नहीं जा सकता है। रंगैया का हृदय एक कृतज्ञता से भर जाता है। चटसाट चलाने वाले उस मास्टर साहब का रूप आंखों के सामने घूम गया। गोरा गोरा शरीर, सिर पर एक छोटी सी चोटी, मस्तक पर भस्म की रेखाएं, चंदन की तिलक, धोबी की धुली हुई धोती, कंधे पर खादी की दुसाला। रंगैया जब मास्टर साहब के बारे में सोचता है तो उनका चेहरा, उनका पहनाव, उनका ढांचा वो उसके सामने उभर कर आ जाता है, जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रंगैया के मन में आया कि एक बार उनके सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया जाए। उसकी यह भी इच्छा हुई कि रमन वहाँ कैसे पढ़ लिख रहा है यह भी एक बार देख ले। एक बार स्कूल की तरफ चला जाए तो दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाजू में चाय की एक छोटी सी दुकान थी, बाजू यानी कि बगल में। वहाँ के रेडियो से सिलोन की फिल्मी गीत सुनाई दे रही थी। रंगैया ने उस तरफ देखा। चाय बना रहा था चौड़ी पट्टियों वाला बनियान पहने हुए एक युवक। कौन चाय बना रहा था? चौड़ी पट्टियों वाला बनियान पहना हुआ एक तो युवक था जो चाय बना रहा था। एक सिंगल चाय, रंगैया ने उसकी तरफ देखकर कहा। चाय के आने तक वह छोटा मोटा काम करता रहा और इससे 1 रुपया मिल गया। जूते को पॉलिश करना है, साइकिल का एक टायर ठीक करना है, चप्पल सी देना है, जूतों की एड़ी में नाल ठोकना है। 5 मिनट तक बड़े आराम से बैठकर वह रुक रुक कर चाय पीता रहा। फिर उस गिलास में 7 पैसे डाल दिए रंगैया ने। दुकान का लड़का आकर गिलास उठाकर ले गया। सब काम पूरा करने में रंगैया को आधे घंटे से अधिक ही लगा। उसके बाद मास्टर साहब के चप्पल हाथ में लिए। वह चप्पल बहुत ही मामूली थे, उनमें कोई खासियत नहीं थी, मगर रंगैया को बड़े महिमान्वित से लगे, एकदम परम पवित्र। क्यों? क्योंकि वो उसके बेटे के गुरु के चप्पल थे। उन्हें आंखों से लगाया। हाँ, इनको ठीक कर दूंगा। ऐसा करूंगा कि मास्टर साहब याद रखेंगे। बिल्कुल नया चप्पल बना दूंगा, रंगैया ने सोचा। वह तुरंत स्कूल की तरफ चल दिया। वह चप्पल और अपने सामने वाले थैली एक तरफ रखकर रंगैया ने जेब टटोल कर देखी। चिल्लर ही चिल्लर हाथ में लगा। बाहर निकाल कर गिने बड़ी सावधानी से। कुल 6 रुपये 20 पैसे। उसकी खुशी का ठिकाना न था। यह कल की मेहनत का फल था। कुछ झुकी हुई अपनी कमर को सीधा करके रंगैया बड़े उत्साह से आगे बढ़ा। स्कूल के पास जाकर भी उसने दम लिया। स्कूल एक छोटे से खपरेली मकान में है। आगे दोनों तरफ चबूतरे पर एक एक अध्यापक बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। रंगैया मास्टर साहब को ढूंढ रहा था। अंदर जाने का साहस नहीं हुआ। वह वहीं खड़ा हो गया। एक अध्यापक बच्चे से कुछ पढ़वा रहे थे, बाकी बच्चे उसी को दोहरा रहे थे। उन बच्चों के सम्मिलित कंठों से निकलने वाला स्वर रंगैया को एक ऐसा तन्मयत्व प्रदान कर रहा था, मतलब रंगैया ऐसा लीन हो जा रहा था उसमें कि वो अपने आप को भूल गया। 3 क्षण बीत गए, मतलब कुछ समय बीत गया। समय क्षण क्षण करके जैसे बीतता जा रहा था। अपना बच्चा कैसे पढ़ रहा है यह देखने की तमन्ना उसमें बढ़ती जा रही थी। अंदर जाने का साहस उसमें नहीं था। फिर भी साहस करके सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। कहिए साहब, कौन है आप? कौन चाहिए आपको? एक अध्यापक का कंठ सुनाई दिया। रंगैया ने तत्काल उत्तर देते नहीं बना। अचानक उससे पूछा गया तो वो हड़बड़ा गया, तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। उसे एक बात का भय होने लगा कि कहीं वह ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। वो पूरी बात बोल नहीं पा रहा था। अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? हाँ। वह किस दर्जे में पढ़ता है? मतलब वह किस कक्षा में पढ़ता है? जी, पहली में।
तो आप सीधे अंदर चले जाइए। बरामदे में है वो क्लास। अध्यापक ने बताया कि वो क्लास कहाँ है, तो क्लास बरामदे में है। रंगैया ने ऐसा महसूस किया जैसे कि वह बड़ी विपत्ति से बाहर निकल आया हो। उसने देखा कि बरामदे में कुछ बच्चे बैठे बैठे 12 खड़ी याद कर रहे हैं और उनके साथ रमन भी बैठा हुआ है। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं बंधा था। उसका लड़का बड़ा खुश नसीब है कि वह कुछ सीख रहा है। रंगैया की खुशी का ठिकाना न रहा। मास्टर साहब एक स्टूल पर बैठे बैठे बच्चों को कुछ कंठस्थ करवा रहे थे, मतलब याद करवा रहे थे। उनके हाथ में पैद बाल शिक्षा तेलुगु की प्रथम पुस्तक थी। बोलने वालों में रमन भी था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, बापू। मास्टर साहब ने उधर देखा। रंगैया हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से खड़ा था। वह उठकर उसके पास आते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।